अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। दुनिया भर में इसकी चर्चा है, दुनिया भर में तमाम बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका ने अब ट्रंप ने अपने तेवर दिखा दिए हैं कि अगले 4 साल वो किस तरह से अपना कार्यकाल करेंगे, पूरा करेंगे और तमाम देशों के साथ उनके यानी अमेरिका के किस तरह के रिश्ते रहेंगे, उसको लेकर उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं। हालांकि संकेत वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद और शपथ लेने से पहले ही दे रहे थे, लेकिन मैक्सिको और कनाडा को लेकर और उसके बाद तमाम दूसरे देशों को, ब्रिक्स को लेकर और खास तौर पर भारत को भी उससे इन रिश्तों में किस तरह से बदलाव आएंगे, उनका संकेत उन्होंने दे दिया है। तमाम चीजें, हालांकि भारत के साथ रिश्ते किस तरह से रहेंगे इसके संकेत उन्होंने तभी दे दिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट नहीं किया और चीन के राष्ट्रपति को इनवाइट भी किया, फोन भी किया। लेकिन जिस तरह से उनकी नीतियां बन रही हैं और ब्रिक्स देशों को साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने डॉलर से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की तो 100% टैरिफ लगेगा उनके सामानों पर अमेरिका में। इसको खास तौर पर ब्रिक्स देशों के लिए एक चुनौती और भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात का संकेत दे रहे हैं कि दुनिया भर से उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, भारत में रिश्ते किस तरह से रहेंगे उसकी भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं रिश्ते, आगे क्या होने वाला है उसको लेकर भी यहां लगातार बहस जारी है। लेकिन भारत में इस बात को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें हो रही है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। जिस तरह से ब्रिक्स देशों को और भारत जिसका एक अहम सदस्य है उसको चेतावनी दी जा रही है, जिस तरह से प्रवासियों को लेकर वो बातें कर रहे हैं, इसके अलावा भी तमाम दूसरी चीजों को लेकर भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो तमाम डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो भी इस समय बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ताजा तरीन असर उसका शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। अमलेंदु जी, बहुत सारे बातों की चर्चा हो रही है कि भारत अमेरिका के रिश्ते क्या रहेंगे और जिस तरह से संकेत दे दिया है ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का अमेरिका के लिए, तो वो गोल्डन एरा बता रहे हैं, यानी स्वर्ण युग की शुरुआत बता रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 में हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी अच्छे दिनों की। लेकिन अमेरिका के लिए स्वर्ण युग कितना होगा कितना नहीं होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन दुनिया भर में से के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जो रिश्ते हैं, वो एक वहाँ पर एक बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई पड़ रही है। भारत पर भी उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए समीर जी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाए जाने के लिए यहाँ बहुत हवन वगैरह हो रहे थे जी। जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जो थी यहाँ पूजा अर्चना सब कर रही थी। लेकिन राष्ट्रपति बनते ही जो सबसे पहले झटके देना शुरू किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भारत को देना शुरू किए हैं। और साफ तौर पर कहा है, एक तो H1 वीजा होता है उसको लेकर जो सख्ती बरतेंगे, दूसरा उन्होंने कहा है कि अवैध प्रवासियों को लेकर बरतेंगे। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 90,000 जो है अवैध प्रवासियों की पहचान जो है वो भारत ने कर ली। उनमें से 45,000 जो है गुजराती हैं और उनको डिपोर्ट किया जाए। जी, ये खबर आई थी ट्रंप के हवाले से कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो यानी जिनको अवैध प्रवासी बताया जा रहा है वो भारतीय जो वहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं टंकी रूट के जरिए, ये उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये सीधी एक जो झटका जो है वो भारत को है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा जाता था, उनके बड़े अच्छे ट्रंप के साथ रिश्ते हैं, दोनों बचपन में साथ साथ खेला करते थे और मगरमच्छ से साथ साथ दोनों पाला करते थे, एक ही स्कूल में पढ़े हैं दोनों, इस तरह की बातें भी सब बताई जाती हैं कि ट्रंप और मोदी सब एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो ये कैसे एक ही स्कूल में पढ़े हैं और कैसा इनका आपस में रिश्ता है, ये साफ देखने को आ रहा है। नहीं, रिश्ता, अब आपको थोड़ा टोकूंगा, रिश्ता तो वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रंप ने भले नहीं बुलाया उनको शपथ ग्रहण समारोह में, 100 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया, महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया, भारत से भी उद्योगपति मुकेश अंबानी को परिवार समेत बुलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई संदेश भेजा है और ये लिखते हुए कि माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड। अब ये है कि अभी तक तो जो बाइडेन जो थे उनके माय डियर फ्रेंड थे जी, उससे पहले ट्रंप थे, उससे पहले बराक ओबामा थे। ओबामा से तू तड़ाक में बात उनकी हुआ करती थी और ओबामा तू कैसा है, ट्रंप से भी ऐसी बात होती रहती होगी। जो बाइडेन ने तो जो है बाकायदा वो हाथ में गिलास लेकर जो था वो बताया था कितना अच्छा उनका संबंध है मोदी जी के साथ में जी। और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती इसको लेकर कैसे टिप्पणी की थी, मोदी जी कैसे हंसते रहे थे। तो बहरहाल वो उनकी आपस के संबंधों की बात है, दो राष्ट्राध्यक्षों
राष्ट्र प्रमुखों की बात है जी। कि कौन किसके साथ बर्ताव करता है, लेकिन उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा ये है। ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति की शपथ लेते ही एकदम से जो भारत का सेंसेक्स बाजार है, जी। शेयर बाजार है, वो धड़ाम हो गया है। और जो सेंसेक्स है वो 729 अंकों से ज़्यादा नीचे गिर गया है। और निफ्टी जो है वो उसमें 190 से अंकों की गिरावट देखी जा रही है। और जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने कई लाख करोड़ का जो है वो सीधे बिकवाली कर ली है, जबकि यानी अपने पैसे निकाल लिए अपने पैसे निकाल मार्केट से। हाँ, जबकि कोरिया जो है उसका भी शेयर बाजार बढ़ रहा है, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन भारत का जो है वो शेयर बाजार बहुत धड़ाम हो गया है। यानी बाजार समझ गया कि ट्रंप ने आते ही जो घोषणाएं की हैं उनका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और इसलिए विदेशी निवेशकों ने अपनी पूंजी वहां से निकालना शुरू कर दी है। तो ये सामने आ रहा है। जो ट्रंप ने कहा जो सबसे आते ही समीर जी, एक तो ट्रंप ने आते ही सबसे पहले जो था वो जो 25% का टैरिफ जो है वो उसने घोषणा कर दी कि 1 फरवरी से वो कनाडा और मैक्सिको पर लगाएगा जी। तो यानी मैक्सिको कनाडा के साथ जो अमेरिका के संबंध थे उनको लेकर के ये बात सामने आ गई। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स देशों को खुलेआम उन्होंने धमकी दी, और शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है जी। यानी ब्रिक्स में इस समय 10 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात हैं जी। तो और स्पेन जो है वो ब्रिक्स का भाग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्पेन का भी नाम उसमें जोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब ये जो है ये असल में ब्रिक्स बना ही इसलिए था कि वो जो इसकी डॉलर को हाँ उसको कंपटीशन देने के लिए या उसको एक चुनौती मोनोपोली जो एक है उसकी है उसको तोड़ा जा सके, क्योंकि अमेरिका डॉलर के दम पर ही पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। और डॉलर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शुद्ध रूप से हवाई अर्थव्यवस्था है, जुए पे आधारित अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ तो सोना रखा जाता है, उसके साथ ऐसा नहीं है डॉलर के साथ। तो ये डॉलर जिस तरीके से सारी दुनिया को प्रभावित करता है, अब यहाँ भी डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है जी। तो इन सारी चिंताओं से निपटने के लिए कैसे हो, तो ये ब्रिक्स का किया गया था। इसी तरीके से भारत और रूस की भी जब रुपए में तेल लेने की बातचीत हुई आपसी उसमें, तो अमेरिका ने धमकी भारत को दी थी उसमें भी। तो अब ट्रंप ने जो सीधी सीधी धमकी दी, उनका नारा ही अमेरिका फर्स्ट का है। तो ये देखने में आ रहा है कि अब अमेरिका का किस तरीके से भारत पर प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ब्रिक्स देशों को दी है चुनौती की, अगर इस तरह की कोशिश की गई, यानी डॉलर से कंपटीशन करने की कोशिश अगर की गई, तो अमेरिका में उनके जो सामान होंगे उस पर 100% टैरिफ लगाएगा, और ये एक बड़ा झटका होगा। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ब्रिक्स देशों में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात को स्वीकार कर पाए कि अमेरिका में उस पर 100% टैरिफ लग रहा है। तो एक जो तमाम तरह के रिश्ते हैं अमेरिका के साथ दूसरे देशों के, और अमेरिका दूसरे देशों के ही नहीं अमलेंदु जी, जिस तरह से वो WHO के लिए कह रहे हैं, पेरिस समझौते से हटने की घोषणा अपने पहले ही भाषण में कर दी। पहले भाषण में ही जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालेंगे, उनसे ये साफ साबित हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां अब तक अमेरिका शायद नहीं गया है कभी। हाँ बिल्कुल, उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, और शायद तृतीय विश्व युद्ध की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी शायद ले जाना चाहते हैं। हालांकि कहा उन्होंने ये है कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं होता, वो उसको रुकवा देते, उसको रुकवाएंगे, कहना उनका ये है। लेकिन जिस तरीके उनकी बातें, और खासतौर से वो जो अमेरिकी फर्स्ट की बात करते हैं, उस अमेरिका फर्स्ट से दुनिया किस तरीके से प्रभावित होगी ये देखना होगा। हालांकि जो चीन का टिकटॉक था उसको उन्होंने बड़ी राहत दी है। 75 दिन से टिकटॉक का कारोबार बंद था, लेकिन ट्रंप के आते उसका कारोबार शुरू हो गया है, और ट्रंप मतलब 75 दिन का समय दिया गया है टिकटॉक को कि वो अपने रिश्ते जो है वो वहाँ की एजेंसियों के साथ सुलझा दे। तो यानी टिकटॉक को लेकर वहाँ हो गया है। ये भारत के लिए एक और बड़ी कह लीजिए कि ये सेटबैक है कि जिस तरह से चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने शी जिनपिंग को अपने यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, और उसके अलावा फोन भी किया। हालांकि वो नहीं गए और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा, और चीन के प्रति हमदर्दी जो दिखा रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर जिस तरह से उनके रिश्तों में बदलाव की आहट दिखाई पड़ रही है, ये भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक है, और भारत की विदेश नीति पर बड़े
सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं। और अगर आपको याद होगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी के लिए निमंत्रण लेने की कोशिश में वहां पर महीने भर से अमेरिका में डटे हुए हैं। अब डटे थे नहीं डटे थे ये क्या बात थी, लेकिन आखिरकार मोदी को निमंत्रण तो नहीं मिला। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप घोषणाएं कर रहे हैं भारत के लिए, उनको बेहतर नहीं कहा जा सकता कि ये अमेरिका के साथ रिश्तों को बेहतर करने वाले हैं। ये भारत के लिए और भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ही एक कह लीजिए कि एक गंभीर मामला है, भारत के लिए नुकसानदायक है। हाँ, बिल्कुल भारत के लिए नुकसानदायक है। और ट्रंप का आना जो है मोदी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत के लिए नुकसानदायक है। तो ये देश को तय करना है कि उसकी नीति क्या होगी। क्या मोदी का फायदा जो है वो भारत का नुकसान के अगर रूप में हो तो इसको देश स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ये देखना होगा। अब हालांकि अब देखना ये कि नरेंद्र मोदी के संबंध ट्रंप के साथ कैसे रहते हैं। कहा तो ये जाके वहां लगाया भी था नारा आपकी बात ट्रंप सरकार, हालांकि तब ट्रंप नहीं बन पाए थे, लेकिन इस बार मोदी नहीं गए तो ट्रंप बन गए। तो अब ये भी जो है वो हो सकता है ट्रंप ने इसलिए नहीं बुलाया हो मोदी को कि मोदी आए थे तो ट्रंप जो थे वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, तो इसलिए मोदी को नहीं बुलाया। हो सकता है कुछ बहुत से जैसे यहाँ अंधविश्वास होते हैं, ऐसी वहां अंधविश्वास होते हैं। ट्रंप आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा तो लगाया था, लेकिन जिस तरह से जब हारने के बाद 4 साल दूरी बनाए रखी प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस बात को नहीं भूले हैं। और ये सारी चीजें कि यहाँ पर एक विदेश नीति मायने रखती है, महत्वपूर्ण बात है कि भारत को आप उस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे ये बताया जा रहा है कि ट्रंप की वो निजी खुन्नस है। हाँ, जाहिर सी बात है ट्रंप की निजी खुन्नस है। तो अगर ट्रंप की निजी खुन्नस की वजह से भारत का नुकसान होता है तो ट्रंप की निजी खुन्नस भारत के साथ थोड़ी नरेंद्र मोदी के साथ है जी। भाई नरेंद्र मोदी ने अगर अपना रुख बदल लिया और ट्रंप से दोस्ती खत्म करके जो बाइडेन के साथ दोस्ती कर ली, तो नरेंद्र मोदी का अपना मसला है। तो भारत को इसका नुकसान क्यों? तो यानी नरेंद्र मोदी भारत के ऊपर एक बोझ बन गए हैं और नरेंद्र मोदी की हरकतों की वजह से भारत को नुकसान होगा। तो इस पर यहाँ भी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि भाई आप राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने संबंध बनाते बिगाड़ते रहते हैं, उससे भारत की विदेश नीति क्यों प्रभावित हो, भारत का अपना रुख क्यों प्रभावित हो। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी और आने वाला समय जो है इसको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आगे होता है सभी। जी बिल्कुल, इसको लेकर उस समय भी आलोचना हुई और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना होती रही कि एक देश में, जहां संप्रभु देश में जाकर वो वहां के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। जब उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, यानी उस समय के राष्ट्रपति तब भी डोनाल्ड ट्रंप थे, चुनाव हो रहे थे और उन्होंने एक कार्यक्रम किया गया था भारत वहां पर अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं उन्होंने उसमें उनकी उपस्थिति में सीधे तौर पर उनके पक्ष में नारे लगाए थे। अमेरिका में इसकी जबरदस्त आलोचना हुई थी, भारत में भी इस बात को लेकर आलोचना हुई थी कि किसी देश का चुनाव और वहां का समर्थन या विरोध वहां के लोगों के लिए होता है, ये देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उन्होंने अमेरिका के चुनाव को और भारत के प्रधानमंत्री के पद को उस तरह से जो आलोचनाएं हुई कि उन्होंने धूमिल किया, उसको बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे भारत में होने वाले चुनाव हैं। चूंकि चुनाव में उनकी दिलचस्पी ज्यादा रहती है, तो उनको लगा कि वो चुनाव के मौके पर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहां भी वो चुनाव प्रचार में शामिल हो जाए। हाँ बिल्कुल, यही लगा था कि वो चुनाव प्रचार में शामिल हो जाए, कि वो शामिल नहीं हुए। तो इसी तरीके से समझिए कि किसी भी दो देशों के राजनेताओं के संबंध उस देश की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते। अब जैसे शेख हसीना के साथ भारत के संबंध हुए, तो यहाँ से उनके आत्मीय रिश्ते रहे यहाँ के राजनेताओं से, तो लेकिन उसकी वजह से बांग्लादेश से संबंध खराब हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, हमने उनको शरण दी है बहुत सारी चीजें, लेकिन जहाँ तक संबंधों की बात है तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। अब बांग्लादेशियों का मसला जिस तरीके से मुंबई में और यहाँ दिल्ली में बनता चला जा रहा है, तो उससे बांग्लादेश के साथ संबंध खराब होने की स्थिति आ रही है। लेकिन जो कल हम लोगों ने सुनवाया था संजय राउत को, समीर जी, तो किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जब हमने बांग्लादेशियों का मुद्दा संसद में उठाया था तो इसी सरकार ने हमको रोक दिया ये कहकर कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो आज भी वो यहाँ मसला बन रहा है। तो यानी दो राजनेताओं के, किन्हीं राष्ट्रों के संबंध जो हैं वो किसी दो राष्ट्रों की विदेश नीति जो है, उनके कूटनीति जो है, उसको खराब नहीं कर सकते। इस पर ध्यान रखना जरूरी जी है। बिल्कुल, निजी संबंधों की वजह से दो देशों के संबंध नहीं खराब होने चाहिए, उसको लेकर वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। और संजय राउत की आपने बात की अमलेंदु जी, तो संजय राउत जो मुद्दा उठा रहे हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में सैफ अली खान के हमलावर को लेकर बातें हो रही हैं कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, और ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की जानबूझकर एक डर पैदा किया जा रहा है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि अवैध बांग्लादेशियों को यहां से हटाया जाए। तो अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की अचानक याद क्यों आ रही है? महाराष्ट्र में यह मुद्दा क्यों बन रहा है? सैफ अली खान के हमलावर को बांग्लादेश और घुसपैठियों और रोहिंग्या इन सब से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? यह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर भय पैदा किया जा रहा है। सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा है। और संजय राउत ने इस मामले में यह भी कहा है कि अगर ये वास्तव में बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश से यहां कोई व्यक्ति कैसे आ रहा है और आकर यहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। संजय राउत ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जानबूझकर भय पैदा किया जा रहा है। पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। संजय राउत को बेहतर अनुभव है क्योंकि लंबा समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताया है और ये आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा करती है। और अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो जिस तरह से एलजी ने यानी उपराज्यपाल ने पत्र लिखा है पुलिस कमिश्नर को, उससे भी ये बात साबित हो रही है कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं और उठाए जाते हैं तो उनको फायदा होता है, फायदा होने की उम्मीद है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। खैर, यह आरोप है, लेकिन जिस तरह से आज कर्नाटक के बेलगावी शहर में कांग्रेस पार्टी की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार जिसको उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी उठाती रही। संविधान को लेकर चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना रहा, कांग्रेस पार्टी ने उसको चुनावी मुद्दा बनाए रखा। इसके अलावा जिस तरह से संविधान पर हमले की बातें हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के नियंत्रण में कह रही है, उस पर आरोप लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इन सब के बीच ये जो कार्यक्रम है, जो रैली है, इसका बड़ा महत्व है। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे हुए हैं। और कांग्रेस से इस सम्मेलन का मकसद क्या है, सम्मेलन को लेकर क्या बातें चल रही हैं, क्या उसका एजेंडा है, इस पर बताया है कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने। उनको सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। लेकिन हालांकि ये पहले होने वाला था ये कार्यक्रम और इसको अब किया जा रहा है चूंकि महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में और कांग्रेस का वो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, उस मौके पर होना था लेकिन तब नहीं हो पाया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से। लेकिन यह सम्मेलन बहुत मायने रखता है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से और भारत की राजनीति के लिहाज से भी। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी का अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के अवसर पे ये हुआ। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जो कांग्रेस ने तय किया जय बापू जय संविधान और जय भीम जो कार्यक्रम तय किया है, ये जो अमित शाह ने जिस तरीके से राज्यसभा में खड़े होकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उसके विरुद्ध एक आंदोलन की घोषणा यहाँ से है। और अब इसको लेकर कांग्रेस जन जन के बीच जाएगी और यहाँ से आज घोषणा इसकी की जा रही है कि यहाँ से ये होगा। महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके विजुअल्स हमारी टीम के पास होंगे, हम दिखाएंगे, ये हम देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन पर ये है, उसका विजुअल भी है, वीडियो भी है उसका, वो भी हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ हो रहा है कार्यक्रम। तो ये वहाँ से कांग्रेस एक संदेश देना चाह रही है। आज पहुंचना वहाँ राहुल गांधी को भी था, लेकिन राहुल गांधी पहले सूचना आई थी कि राहुल गांधी निकल चुके हैं घर से, लेकिन बाद में सूचना आई कि राहुल गांधी नहीं, जिस गाड़ी से निकले उसमें प्रियंका गांधी थी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। चूंकि बताया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए कल उनका कार्यक्रम जो था वो दिल्ली में भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का वो स्थगित कर दिया गया था। तो राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं और कार्यक्रम वहाँ चल रहा है अभी। और ये विजुअल्स हम वहीं से आपको सीधे दिखा रहे हैं कि वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जी बिल्कुल, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और सुनते हैं कि दिनेश गुंडू राव ने क्या कहा है इस कार्यक्रम को लेकर, जो कर्नाटक में मंत्री हैं। बेलगाव शहर में कांग्रेस पार्टी का जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन हो रहा है और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, संविधान को लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अपमान की बात अभी कर रहे थे अमलेंदु जी की, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से राज्यसभा में उनके बारे में कहा था, उन तमाम चीज़ों को। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली की बात जो विपक्ष बार बार कह रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन की भी एक रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ है जी। और ख़ासतौर से ईवीएम मशीनों और जो जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है, इसके खिलाफ भी यहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और यहाँ से एक आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हालाँकि ये कार्यक्रम 27 दिसंबर को होना था, जी लेकिन हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की का अचानक निधन होने की वजह से ये फिर स्थगित कर दिया गया था, तो आज ये किया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ से घोषणा की जाएगी कि क्या आंदोलन का रूप लेगी कांग्रेस की, ये यहाँ से ये घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ जो धांधली की शिकायत लगातार विपक्ष कर रहा है, तो उसके खिलाफ किस तरह से जमीन पर उतरने की रणनीति बनाई जाएगी, उस पर भी चर्चा होनी है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उधर एनडीए गठबंधन की अगर बात करें, यानी जो सत्तारूढ़ केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है, उसके जो धड़े हैं, यानी उसके जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच में आपस की जो खटपट चल रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर अगर हम बिहार में देखें और महाराष्ट्र में देखें, सैफ अली खान पर हुए हमले की घटना को लेकर भी वहां एनडीए के घटक दलों के बीच, महायुति के जो घटक दल हैं उनके बीच जिस तरह के विरोध थे एक दूसरे के प्रति, विरोधाभासी खबरें आ रही थी, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और यह बिहार में भी एनडीए टूट के कगार पर दिखाई पड़ रहा है। ताज़ा क्या इस मामले में और किनके बयान आए हैं, किस तरह से वहां की राजनीति चल रही है, अमलेंदु जी ने उस पर निगाह डाली है। अमलेंदु जी, बिहार को देखा जाए और महाराष्ट्र को भी, इन दोनों जगहों पर एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है वो इन दोनों राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं उनको लेकर और केंद्र की सरकार को लेकर, वो बहुत उसको शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। हाँ, बिल्कुल शुभ संकेत नहीं कहा सकता। और जिस तरीके से बिहार में और महाराष्ट्र में दोनों जगह मसले आ रहे हैं सामने, वो काफ़ी ज़्यादा एनडीए में टूट को दिखा रहे हैं समीर जी। महाराष्ट्र में तो खैर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है उठापटक, और एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे जब रायगढ़ और नासिक जिले के गार्जियन मिनिस्टर्स की घोषणा जो थी कर दी गई थी, और फिर वो अपने गाँव चले गए, तो उनको मनाने के लिए फिर दोनों पे जो है रोक लगाई गई, वो स्टे कर दिया गया। जबकि देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है वो उस समय दावोस में थे, विदेश में थे, उसके बावजूद वो फिर घोषणाएं रोक दी गई। तो यानी शिंदे ने एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को अपने दबाव में ले लिया, ये वहां चल रहा है। इधर जो बिहार में चल रहा है समीर जी, वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है, चूंकि जीतन राम मांझी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हम औकात दिखा देंगे बीजेपी को, वो ये कह रहे हैं। उधर नीतीश कुमार जो है वो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, और नीतीश कुमार भी रोज कोई ना कोई दांव खेलते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। चिराग पासवान अलग कुछ कर रहे हैं, और जो पशुपतिनाथ पारस है वो कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसे में एक मीटिंग बुलाई गई है बिहार में, और उसमें जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना यह है कि ये प्री बजट मीटिंग है जी। अब प्री बजट मीटिंग जो है क्यों बुलाई गई है, अब ये तो ये जाने कि प्री बजट मीटिंग इस तरह की कहीं और भी होती है कि नहीं होती है। बजट जिसको पेश करना है वो करेगा। प्री बजट मीटिंग का मतलब क्या है, क्या बजट क्या ठीक से तैयार नहीं हो पा रहा है, यानी ये प्री बजट मीटिंग का नाम देकर शायद ये ऐसा है कि जो एनडीए के अंदर सब चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कोई बैठक बुलाई गई है, उसको नाम प्री बजट का दिया गया है। हम लोगों की टीम के पास अगर सम्राट चौधरी की बाइट होगी तो हम लोग उसको सुनवाएंगे भी कि सम्राट चौधरी ने कहा क्या है इस मीटिंग को लेकर। हालांकि उनका जो हमारे पास सूचना वो यही है, उनका कहना है कि यह पूरी तरह से प्री बजट है, और बजट चाहे जो भी रूप ले, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, आईटी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हम सबकी राय ले रहे हैं। तो ये सबकी राय ले रहे हैं, प्री बजट मीटिंग है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि खिचड़ी भोज भी जो हुआ था, दही चूड़ा भोज, वो भी एनडीए की एकता दिखाने के लिए हुआ था, लेकिन एनडीए की एकता दिख नहीं पाई वहां पर। जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने घर पर आयोजित किया था और उसमें नीतीश कुमार पहुंचे भी, लेकिन चिराग पासवान ही वहां से गायब रहे। अब बजट से पहले ये एक मीटिंग बुलाई गई है, तो एनडीए में लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शहमात का खेल चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। अब इसमें एक बैठक अगर बुलाई जा रही है एक बार फिर एनडीए की, उस समय जबकि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, तो उसका अपने आप महत्व समझा जा सकता है कि किस तरह से इस एकजुटता को दिखाने की कोशिश है। बहरहाल सुनते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं इस बैठक के बारे में, और ये बैठक में आते कौन है, क्या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, या जो दूसरे घटक दल हैं वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार सुनते हैं पहले सम्राट चौधरी को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और छगन भुजबल को तो राहत दी ही है, लेकिन जांच एजेंसियों की जिस तरह से जो कार्यशैली है उसको लेकर भी बड़ा सवाल उठाया है। और बड़ा सवाल जांच एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार उठाता रहा है। यहां तक कि इन मामलों में उसने जो अधीनस्थ न्यायालय है, यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन पर भी सवाल उठाए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इन तमाम मुद्दों को जो भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जिस तरह से अब अमेरिका में जो बदलाव हुआ है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, और जिस तरह से वो भारत के साथ बर्ताव कर रहे हैं, यानी जो दोनों देशों के बीच संबंध है उसमें जिस तरह के बदलाव, तब्दीलियां आ रही हैं, देखी जा रही हैं, उनके पीछे भी एक बड़ा कारण यही है कि सरकार यहां पर किस तरह से काम कर रही है। अल्पमत की सरकार है। बिल्कुल समीर जी, अल्पमत की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और ये भी है कि अल्पमत की सरकार किस तरीके से ऐसे फैसले ले रही है, यानी पूरा ध्यान जो है इस अल्पमत की सरकार को बचाए रखने पर है। हाँ। एजेंसियों का इस्तेमाल भी अल्पमत की सरकार को बचाए रखने के लिए किया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो कई सारे जो महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं, वो उनकी कार्यशैली में बदलाव ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब उस तरह का दबाव केंद्र सरकार का उन जांच एजेंसियों पर नहीं है, और दबाव है भी तो ये जांच एजेंसियां उसको मानने को तैयार नहीं है। और एक दिलचस्प घटना उस समय भी हुई थी अमलेदु जी, जब राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ भी ईडी आने वाली है, हालांकि और उनको ये उनके स्रोत से पता चली है। जाहिर सी बात है वो स्रोत इन जांच एजेंसियों में बैठे लोगों ने ही दी होगी। तो बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि इन तमाम चीजों से जांच एजेंसियों के ऊपर अब उस तरह का दबाव नहीं बना पा रही है सरकार, जो पिछले 10 साल में जिस तरह से बना रही थी। इन सब के बीच अब महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है, बिहार में जताई जा रही है, लेकिन उनके पीछे जांच एजेंसियों का उस तरह का दुरुपयोग अब शायद ही हो पाए जिस तरह का दुरुपयोग अभी तक होता रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे तमाम चीज़ों को, तमाम वजहों से समझौता करने को तैयार तो हो गए, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी अपनी ही सरकार से लगातार बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की नाराजगी अपनी सरकार से लगातार बनी हुई है, और लगातार जो है वो सरकार को दबाव में ले रहे हैं। हालांकि वो दो मामलों में विफल रहे। एक तो पहले था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसमें भी विफल रहे। फिर ये था कि गृह मंत्रालय उनको दे दिया जाए, उसमें भी विफल रहे। लेकिन गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास आने के बाद जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जो है महाराष्ट्र के क्राइम को दिल्ली में मुद्दा बना रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो है अपने जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की सुरक्षा ये क्या कर पाएंगे। यानी सैफ अली खान के मसले को लेकर वो कह रहे हैं, और सैफ अली खान के मसले को लेकर संजय राउत ने भी किस तरीके से हमला बोला, ये भी है। इधर दिल्ली में एक आज बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है समीर जी। कल जो था वो अरविंद केजरीवाल ने जो था वो एक रामायण का किस्सा सुनाया था, हालांकि वो गलत था। उन्होंने बताया था कि रावण जो था वो हिरण का रूप धरकर आया था। उस पर बीजेपी वाले काफी ज्यादा नाराज हो गए। तो अब ये देखिए, बहुत सी लोक कथाएं हैं, कोई रामायण जो है एक तरीके की नहीं है, क्योंकि जो उसका शंभुक का वध है वो तुलसी की रामायण में नहीं है, लेकिन वो भभूति की रामायण में है शंभुक का वध। तो इसी तरीके से आप शंभुक के वध की अगर कोई बात करेगा तो साहब वो गलत है, और उस पर बीजेपी प्रदर्शन करने जाएगी तो ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण पढ़ी है उसमें ये हो कि रावण जो था वो खुद रूप धर के आया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने अगर रावण के खिलाफ कुछ कह दिया तो ये बीजेपी वाले रावण के जो है वो समर्थन में क्यों उतर आए हैं। तो सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को, सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और बहुत ही दिलचस्प मामला है, अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाया है कि आखिर उन्होंने रावण के समर्थन में, रावण के खिलाफ अगर कोई बात कह दी तो रावण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों सामने आ गए हैं। सुनते हैं क्या कहा है केजरीवाल ने। लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। इसी तरह के मुद्दे यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। हालांकि उसमें जो तीसरी ताकत है कांग्रेस पार्टी, वो लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है, और उसका चुनावी एजेंडा वही है, वो अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल और आगे वो क्या करने वाली है उसको लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिलचस्प जो इस तरह के वाद विवाद हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है।
राक्षस के समर्थन में मेरे घर के आगे धरना दे रहे हैं और दिल्ली की जनता को भी ये डर दिखा रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का शासन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया अमलेंदु जी। हाँ, बहुत बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि ये राक्षस, मतलब कह रहे हैं कि भाई हाँ। अगर मैंने, चलो ठीक है, रावण नहीं आया था, मारीच आया था, कोई भी आया था, तो रावण के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे घर के दरवाजे पर बैठी हुई है, अनशन धरना दे रही है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त मामला। वो कह रहे हैं कि ये रावण के समर्थक लोग हैं। इसी तरीके से संजय सिंह जो उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही थी कि रावण को लेकर जो कहा था संजय सिंह ने, वो भी हम लोग सुनवाएंगे भी थोड़ी देर में जब वो बाइट आती है। तो उनका भी कहना यही है कि भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है ये कह रही है कि साहब रावण का अपमान किया और उपवास पर बैठे, तो इनका असली चेहरा जो सामने आ गया है। दिल्ली वालों सावधान रहना, ये रावण के वंशज है, ये कहना है संजय सिंह का। तो यानी अब अभी तक जो राम के भक्त थे, जय श्री राम करते थे, अब वो क्या जय श्री रावण करेंगे? मतलब हद है बेवकूफियों की कि रावण के विषय में अगर किसी ने गलत कह भी दिया तो भाई आप रावण के समर्थन में क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और धरना दे रहे हैं? आप पूर्व मुख्यमंत्री के घर चुनाव का समय है। असल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगा होगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और धर्म का मामला है तो इसमें घिर जाएंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने खुद ही उनको घेर दिया है कि ये रावण के समर्थन में मेरा विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही घेर लिया है एक तरीके से कि रावण के विरोध में जो है ये किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये उन्होंने बता दिया है। तो अब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मतलब धर्म के बारे में बात करना भी लोगों को नहीं आता है। ये असली हिंदू है ही नहीं, इसका मतलब। जी हाँ। अब भाई रावण के विषय में अगर किसी ने गलत कह दिया, ऐसे तो रावण पर तीर चलाया जाता है, तो अब रावण के सामने आके खड़े हो जाएंगे कि नहीं रावण को तीर देखे कौन मारेगा, हैं? तो ऐसा करने लग जाएंगे जी। तो ये जिस तरीके की हरकतें बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनका जवाब जो है तो अरविंद केजरीवाल ठीक है, दोनों एक ही प्रयोग पाठशाला से आए हैं और सही कह रहे हैं। और ये कहा भी जाता है, सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी को सही जवाब देने का काम आम आदमी पार्टी करती है। बहरहाल अब ये मुद्दा जिस तरह से उछला हुआ है, तो चाहे बीजेपी वालों की बात हो और चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, बात तो हास्यास्पद है, लेकिन चुनाव में अगर इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं तो वो अपने आप लोकतंत्र के लिए बड़ी हास्यास्पद चीज है। ये भी बहुत जरूरी है आपको बताना। और सुन लेते हैं कि संजय सिंह ने क्या कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो रावण के समर्थन में मेरे खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। सुनते हैं संजय सिंह को। उन्होंने कल रामायण को लेकर बोला, आप लोग रावण के बारे में बीजेपी कह रही है कि रामचरितमानस का अपमान है, कि उसको गलत तरीके से उद्धृत किया गया। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपाई, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा? बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। पर अभी तक वो राम के मुद्दे पर दूसरों को घेरती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रावण के समर्थन में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही उसमें घिर जा रही है जी। ये देखने में आ रहा है समीर जी कि आप रावण के समर्थन में जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो आप धरना दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और यही जो है वो संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा। तो अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी वाले का एक ही आदर्श है, रावण है, रावण उनका आदर्श है। तो अब यही सवाल उठाया है कि क्या वास्तव में रावण जो है वो बीजेपी का आदर्श बन गया है? तो बीजेपी वाले रावण के समर्थन में भी करेंगे, तो मतलब रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में अब इस तरीके के नारे भी लगने लगेंगे क्या?
कुछ भी हो सकता है समीर जी इस देश में, और मोदी जी के होते हुए सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, तो रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये भी हो सकता है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में, यही सब कुछ हो रहा है। तो दिल्ली का चुनाव भी अब बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली का चुनाव इसी तरह बढ़ रहा है, हालांकि मुद्दों की भी चर्चा हो रही है और अरविंद केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव इस समय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप के जिस तरह के दौर चल रहे हैं वो अपने आप में दिलचस्प है। और किस तरह से यहाँ पर बातें हो रही हैं कि रावण के सम्मान में रावण का अपमान करने पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आखिर रावण के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, सुनते हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों संकल्प पत्र दिल्ली के लिए ही नहीं देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी, एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। संकल्प पत्र को लेकर वो क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसी का भी खून खौल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो क्या करेगी। बेहद खतरनाक तरीके से और तल्ख लहजे में इस समय आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आ गए तो यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति की चीजें हावी हो जाएंगी। इस तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि बयान के मामले में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से कमतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव किधर जा रहा है। इधर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी लोग हैं यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, उनको बाहर किया जाए। बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से रह रहे हैं अचानक उनको ये याद क्यों आई है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बहुत ही तल्ख लहजे में इस समय भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हमलावर है। और बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए कि ये एक तरीके से कहा जाए कि दोनों के बीच जो हो रहा है, तो ये लड़ाई आपस में करना चाहते, शायद ये भी जो नूरा कुश्ती कहलाती है वो भी हो सकती है जी। इसको लेकर जो प्रमोद तिवारी हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है समीर जी, और उन्होंने भी जो है अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा घेरा है कि भाई जो गलत हवाला वो दे रहे हैं। तो यह बात तो गलत हवाले की है, कोई गलत हवाला दिया, ठीक है गलत हवाला दिया तो कांग्रेस की अपनी आपत्ति है कि गलत हवाला दिया सनातन धर्म को लेकर। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रावण के समर्थन में जाकर जो है अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर उपवास पर बैठ के जो धरना दे रही है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। एक बार हम लोग फिर सुनवा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या कि किस तरीके से जो है रावण के समर्थन में। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को सुनवाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो रावण के समर्थन में उतर आई है और उसके कार्यकर्ता उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रमोद तिवारी को भी, कांग्रेस के नेता हैं, एक बार सुनवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इसके लिए घेरा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उस जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है उसकी दिशा ही मोड़ दी है। लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कहा है उन्होंने, जहां पर रामायण के संदर्भ को लेकर अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की जा रही है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है।
रावण के बीच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि मारीच ने रूप धरा था या रावण ने रूप धरा था, अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकल गया, या जैसे भी उन्होंने कहा, या हो सकता है उनको ना ही पता रहा हो, कई बार हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है चुनाव से पहले, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और हास्यास्पद भी लगता है कि ये क्या मुद्दा है, ये कौन सा मुद्दा है, इसका दिल्ली की आम जनता से क्या लेना लादना है, इसका दिल्ली की अर्थव्यवस्था से क्या लेना लादना है, वेलफेयर स्कीम से क्या लेना लादना है, रोजगार से क्या लेना लादना है, शिक्षा से क्या लेना लादना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, और अरविंद केजरीवाल भी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो भी सुनने में बहुत हास्यास्पद जरूर है, लेकिन दिलचस्प भी है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप उसी तरह के प्रत्यारोप। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। चेतावनी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल, और किस तरह से उन्होंने इस पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला बोला है। तो ये चुनाव का, दिल्ली का विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के ये दौर इस चुनाव के समय चल रहे हैं जिनका शायद दिल्ली की जनता से कोई लेना देना ना हो। अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली की जनता से कोई लेना देना इन सब का नहीं है कि किस तरीके से रावण आया था कि मारीच आया था, जो भी कुछ है ये इनसे क्या दिल्ली की जनता क्या लेना देना है। और रावण आया था या मारीच आया था उससे दिल्ली की समस्याएं क्या हल हो जाएंगी। तो बीजेपी किस तरीके से ध्यान भटकाना चाहती है और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है ये साफ समझ में आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल भी असली मुद्दों से ध्यान क्या भटकाना चाहते हैं, कुछ उछाल कर उन पर भी आरोप लग रहे हैं। और यही डी राजा जो है उनका कहना है, जो सीपीआई के महासचिव हैं, उनका कहना है कि भाई अगर आप दूसरों को दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लगता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस में जाओ, चुनाव आयोग के पास जाओ। ये आरोप प्रत्यारोप का क्या मतलब है। तो आपको किसी को लगता है कोई गड़बड़ कर रहा है तो जाए वहाँ। तो ये अब चीजें उठने लगी और ये सवाल उठने लगे हैं दोनों के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी, बीजेपी के ऊपर भी, कि भाई जनता के मुद्दों पर बात करो। हालांकि अरविंद केजरीवाल तो लौट फिर कर आते हैं कुछ जनता के मुद्दों पर, जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब वो कितना कर पाए नहीं कर पाए वो अलग का मसला है, लेकिन कम से कम उस पर लौट कर आते तो हैं। लेकिन फिर बीच बीच में वो ये बताने के लिए लड़ाई बीजेपी से है तो बीजेपी को बार खींच कर ले आते हैं। तो यानी एक तरीके से एक नूरा कुश्ती जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है वो भी सामने निकल कर आई कि लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई जा सके, जबकि लड़ाई जो समझी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझी जा रही है। जी बिल्कुल, लड़ाई वहां समझी जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन नूरा कुश्ती चल रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और ये नूरा कुश्ती इस तरीके की चल रही है जिसका दिल्ली की जनता से, आम जनता से शायद कोई लेना लादना ना हो कि मारीच सोने का हिरण बनकर आया था या रावण बनकर आया था या क्या हुआ था। पौराणिक कथाएं हैं और ये रामायण की कथाएं हैं, महाभारत की कथाएं हैं, जिनको पता है, ज़्यादातर लोग जान रहे हैं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, आदमी के मुंह से निकल गया। लेकिन उस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देना, प्रदर्शन करना, ये समझ से कतई परे है और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी की भाषा में उसको जवाब देते दिखाई पड़ रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी को ही जिस तरह से राक्षसी प्रवृत्ति की बता रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर हमला है। अमलेदु जी, जिस तरह की भाषा का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, और जब वो संकल्प पत्र के बारे में बात कर रहे थे तब भी उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में बात की। यानी ये एक राजनीतिक दलों के बीच विरोध की बात किस तरीके से हो रही है, किस भाषा में हो रही है, वो अपने आप में बहुत गंभीर है। हाँ बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला है कि किस भाषा में हो रही है और कहाँ मतलब स्तर जो है जी, भाषा का स्तर वो जाकर कहाँ पहुंच गया है कि यानी कौन राक्षसी प्रवृत्ति का है, कौन रावण है, कौन मारीच है। मतलब अब पूरी जो है वो चुनाव इसी पर केंद्रित हो जाएगा, ये समझ में आने लगा है। हाँ, मतलब कि चुनाव इस पर केंद्रित होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर जो चुनावी वाद विवाद है देखा जाए तो ये कि यहाँ पर रावण राज्य करेगा या फिर ये राम राज्य आएगा, यानी राक्षस राज्य करेंगे या फिर देवता राज्य करेंगे। बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियां हैं, लेकिन इस समय दिल्ली की राजनीति में यही चल रहा है। लगातार इस तरह के मुद्दे, कभी शीश महल और राजमहल का मुद्दा, शीश महल और राजमहल दोनों मुद्दा इस समय चुप बंद हो गया है अमलेदु जी, क्योंकि दोनों इस पर घिरे हुए नजर आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, दोनों चूंकि घिरे नजर आ रहे थे तो अब बंद हो गया है। चूंकि अगर शीश महल की बात होगी तो वो राजमहल की बात करेंगे। हाँ। राजमहल की बात करेंगे तो आएगा कि 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बनवाए गए हैं क्या? तो अब ये सवाल उठेंगे, दिखाओ जनता को। तो जनता को कैसे दिखा देंगे अंदर क्या क्या है? भाई जो 2.5 लाख रुपए की गाय होती है वो पाली हुई है मोदी जी ने, क्या है भाई?
ये कहाँ से आया पैसा, मोदी जी के पास कितना पैसा है, कितना खर्च करते हैं, तो और दिन में कितने कपड़े बदलते हैं, कितने कपड़े हैं। अब आम आदमी पार्टी बताने लगे कि इनके पास 8,000 जो है वो जैकेट है, हाँ, और 20,000 जूते हैं। हाँ। अभी इस तरह की बात बताने लगे तो अभी किसने गिने हैं, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने तो इस तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, ना उनके कार्यालय ने जारी किया है। नहीं, तो इसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ सोने की टॉयलेट शीट लगी हुई है, हाँ। इसी तरीके से 8,000 जूते हैं। जी, तो एक ही चीज है ना। तो चूंकि जब आपका जो शेर को सवा शेर जब मिल जाता है, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है मोदी जी के लिए सवा शेर है। जी, दोनों एक ही पाठशाला से निकले हैं, क्योंकि मोदी जी पाठशाला में पीछे बैठ के पढ़ते थे और अरविंद केजरीवाल आगे बैठ कर पढ़े हैं, इंजीनियर रहे हैं और अधिकारी भी रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा वो जो एक कहा जाए बुद्धिमान है, तो चीज़ों को सही तरीके से आगे ले जाते हैं। तो मोदी जी का जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल उनकी पाठशाला में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये समझ में आता है। जी बिल्कुल। और उसी का जो कह लीजिए कि रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी पर, और ऐसे मुद्दों को लेकर जिसका आम जनता से कोई लेना लादना नहीं है, उसकी कोई उससे ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके वो कोई मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि इसमें एक अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है, अपनी गतिविधियों को बनाए रखना है, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि रामायण के संदर्भ में मारीच की जगह रावण का नाम क्यों ले लिया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इनको रावण से प्रेम है और रावण के समर्थन में ये लोग हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब रावण पे है और बहुत दिलचस्प जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। और संजय सिंह ने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। संजय सिंह ने नारा ही दे दिया कि बीजेपी का नारा क्या, रावण है आदर्श हमारा, आदर्श। सुनते हैं क्या कहा है संजय सिंह ने। संजय सिंह को एक बार सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और संजय सिंह ने भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो नेता प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के सामने, उनको लेकर किस तरह की टिप्पणी की है। सुनते हैं क्या कहा है संजय सिंह ने। उन्होंने कल रामायण को लेकर बोला, आप लोग उससे रावण से बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि रामचरितमानस का माने कि उसको गलत तरीके से उद्धृत किया गया। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपाई, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। और संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि रावण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस तरह की बातें, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर, उसकी दशा और दिशा किस तरफ जा रही है वो हम साफ देख सकते हैं कि वहां पर आम जनता के मुद्दे किस तरह से नेपथ्य में चले गए हैं, गौण हो गए हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, लेकिन मुद्दे पूरी तरह से गायब दिखाई पड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप ने ढक लिया है मुद्दों को। अब इन चुनाव के बीच में क्या उसका नतीजा निकलता है ये भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की स्थिति यही है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया।
मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को।